is physics? Physics comes from the ancient Greek word physica. It's at this point that you want to start taking notes. हेलो एवरीवन, क्लास 11 के लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए थे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन वन डायमेंशन, उसके कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। वेलोसिटी तक सब कंप्लीट कर लिया था हमने, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, हम जो स्टार्टिंग करेंगे आज, वो स्टार्टिंग होगी यूनिफॉर्म मोशन से। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक कंप्लीट डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है, मैंने ये इस तरह के डिस्टेंसेस ले लिए हैं, ठीक है। अब ये पूरे जितने डिस्टेंसेस के ये स्पेसेस बनाए हैं मैंने, सेम है, ये इक्वल है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का इक्वल है, और यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का इक्वल है। इसकी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ वो x है, ठीक है। और मैं इसके टाइम इंटरवल भी सेम ले रहा हूँ, उसका टाइम इंटरवल भी t है, इसके लिए भी टाइम इंटरवल t है, इसके लिए भी टाइम इंटरवल t है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? जब ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल टाइम में, सेम इंटरवल टाइम मतलब t टाइम में, वो सारे इंटरवल कितने सेम है, t टाइम के हैं सब इंटरवल, सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करे हमेशा, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, कैसे देखो, एन ऑब्जेक्ट is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time, ठीक है। यानी इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा, तो उसको बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, ठीक है। वो कौन से मोशन में चल रहा है? वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। क्लियर इतनी बात? अब ये तो हो गई यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं कि जिस मोशन में ऑब्जेक्ट किस में हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी तो यही था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या था कि वो हर एक टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब वेलोसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को और क्या बोल सकते हैं हम? कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे की चीज, देखते हैं आगे क्या है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? जैसे हमने यूनिफॉर्म पढ़ लिया है, तो हम नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा फिर? जब हमने यूनिफॉर्म पढ़ लिया तो हमें नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ना चाहिए। तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, a body is said to be non-uniform motion if its velocity changes with time, either the speed or direction। मतलब वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ। इसमें क्या था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले केस में वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट थी हर एक टाइम पीरियड में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल होगी, यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल होगी। तो जिस भी मोशन में हमारी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, जो ऑब्जेक्ट होगी वो वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो उस मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उस मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब वेलोसिटी वेरिएबल होने के दो तरीके के चांसेस हो सकते हैं। जो उसका मैग्नीट्यूड है यानी स्पीड, वो वेरी कर जाए, या फिर डायरेक्शन वेरी कर जाए, या फिर दोनों ही वेरी कर जाए, ठीक है ना, या तो दोनों वेरी कर जाए। तो मतलब अगर स्पीड चेंज हुई तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, अकेली डायरेक्शन चेंज हुई तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, दोनों चेंज हुए तब भी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस हो गया है। अब देखिए आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उसका नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है उसका नाम? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अब देखिए एक्सेलरेशन, तो पहले एक्सेलरेशन देख लेते हैं क्या है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जहां पर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आएगा तो इसका मतलब हुआ कि उसको टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, यानी यहाँ पे वेलोसिटी किससे डिवाइड हो रही है, वेलोसिटी को हम डिवाइड कर रहे हैं टाइम से। तो जहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का डिवीजन आ जाए, वेलोसिटी अपॉन टाइम, उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, उसको क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन, और इसको स्मॉल ए से दिखाएंगे एक्सेलरेशन। और इसकी वो देखो क्या होगी, यूनिट, ऐसा यूनिट, इसके ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब देखो एक्सेलरेशन हम देख लेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। अब इसमें भी अलग अलग केसेस देखते हैं, वही यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वाले। तो फर्स्ट केस हम इसमें पकड़ रहे हैं, फर्स्ट केस है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है इफ वेलोसिटी चेंजेस by equal amount in equal interval of time, तो यानी जैसे पिछली बार हमारा डिस्टेंस उतना ही सेम चेंज हो रहा था उसमें, तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इस बार क्या हो रहा है सेम वेलोसिटी चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, एक तरह से समझो कि एक्सेलरेशन जो ए है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है ये कांस्टेंट है, मतलब ए कांस्टेंट है, मतलब देखो एक्सेलरेशन को मैं डिफाइन इस तरह से करता हूँ, अगर मैं सही सही बताऊँ कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये चेंज होगा ना जो हमेशा वो सेम होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो डेल्टा वी है वो हमेशा ही सेम रहेगा। मान लो मेरे पास, मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस वाले पार्ट के लिए भी वेलोसिटी अगर यहाँ से इतनी चेंज हुई है तो इसके बाद भी इतनी ही चेंज होगी, इतनी वैल्यू से, और यहाँ से यहाँ के बाद भी इतनी चेंज होगी, यहाँ से यहाँ के बाद भी इतनी चेंज होगी, ठीक है। तो चेंज होगा ये वेलोसिटी का डेल्टा वी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए सेम रहेगा। ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, कौन से केस में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केस में, ठीक है। यानी ए इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये ए क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केस में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब ये तो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मैं सेकंड केस बोलूँ तो ये फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, देखो इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, बस वही है केस कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो एक वेरिएबल हो जाएगा, यानी वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, ठीक है। तो वेलोसिटी, सपोज कि इस हिस्से में तो वेलोसिटी का चेंज था वो v1 था, इस हिस्से में वेलोसिटी का चेंज जो था वो v2 था, इस हिस्से में वेलोसिटी का चेंज जो था वो v3 था। तो टाइम इंटरवल में सेम ही ले रहा हूँ सबके लिए, तो अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं वेलोसिटी के, देखो तो यानी हर एक पार्ट के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया ये, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ये देखो ये चीजें हम पढ़ के आए हैं, सिर्फ हमारे नाम बदल गए हैं। अब एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं, पहले हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का पढ़ के आए हैं। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, अब देख कोई भी अगर बॉडी जो है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल वेलोसिटी से चल रही है, फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, द एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, एवरेज एक्सेलरेशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं v2 माइनस वी अपॉन t2 माइनस टी, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा, इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं तो क्या होगा, फॉर ऑब्जेक्ट विद वेरिएबल वेलोसिटी, the average acceleration is defined as the total change in velocity, the average acceleration is defined as
टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जितना भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ये v2 माइनस v1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर है इतनी बात, एवरेज एक्सेलरेशन होगा। अब जैसे इसको लिख रहे हैं हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, इसको याद रखिएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अब हम बढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की तरफ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, वो देखते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मैंने तुम्हें बताया था, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताई थी ना मैंने, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो भी एक्सेलरेशन, जैसे वेलोसिटी वाला केस लिया था हमने इंस्टेंटेनियस वाले केस में, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम वेलोसिटी को ले रहे थे, ठीक है, ऐसे ही इस वाले केस में भी हो जाएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। और इस केस में जो टाइम होगा ना टी, टाइम टी की जो बात कर रहे हैं, ये बहुत छोटा होगा, ये बहुत स्मॉल होगा, स्मॉल होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, यानी इतना स्मॉल होगा कि वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, बहुत स्मॉल छोटे से टाइम के लिए हम देखेंगे इसको, ठीक है ना, तो बहुत छोटे से टाइम के लिए देखेंगे। तो हम अगर इसको इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, लिमिट टी टेंस टू जीरो, जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन था उसको लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और उसको डी एक्स अपॉन डी टी लिख देते हैं। जहां भी, सॉरी ये एक्स नहीं है, वी है, ये वी है, ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा। यानी ये क्या होगा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करनी है तो डी एक्स अपॉन डी टी आएगा, जहां भी डी बाई डी टी वाले फैक्टर्स आएंगे वहां पे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या स्पीड की बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया, देखते हैं, ये एक्सेलरेशन हो गया हमारा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन, और यहाँ पे ये हो गया है कंप्लीट पूरा, आपको जो डेफिनेशंस थी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की, ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़िए और इसके क्वेश्चंस हम कराएंगे। अभी आप थोड़ा थ्योरी का पार्ट देखिए, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए।